चले तो हाँ, तो वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहला जो नाम है वो है वर्क का। तो सबसे पहले हम लोग वर्क पढ़ेंगे, और वर्क में हम लोगों को स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था वर्क का, कि वर्क होता क्या है। ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जैसा मैंने लिखा है नहीं होता। ये जब मैं डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, मैंने तब भी पढ़ाया था कि व्हाट इज वर्क। तो वर्क इज नथिंग बट इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे का मास m है, मैंने इस पे फोर्स लगाया F, और यहां पे इसका एंगल है यहाँ पे कितना, थीटा। तो ये यहां से यहां आया F cos थीटा, और यहां कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, F sin थीटा। उसके बाद यहां जब ये बॉडी डिस्प्लेस हुई, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी कितनी, S, तो वर्क डन का फॉर्मूला आया फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की डेफिनेशन ये है। वर्क की डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी ये क्या निकल कर आता है, ये निकल कर आता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो W कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया F S cos थीटा। अच्छा, हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का नाम सुना है। स्केलर कौन, जिसके पास मैग्नीट्यूड है। वेक्टर कौन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो क्या फोर्स स्केलर है वेक्टर, क्या डिस्प्लेसमेंट स्केलर है वेक्टर, यानी दोनों कौन है ये। तो दो वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में क्या लगा रखा है, कॉस थीटा लगाया हुआ है। तो हमें याद करने की जरूरत है कि जब हम लोग करते थे A डॉट B, तो वो निकलता था A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। A डॉट B इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये F S cos थीटा के हिसाब से F वेक्टर डॉट S वेक्टर आया, यानी W का फॉर्मूला कितना आ गया, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। इसलिए मैं बोला कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, उसका फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज डिफाइंड एज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट, force and displacement. The dot product of force and displacement is called as what, the work. किसी भी बॉडी पे वर्क कब माना जाता है, जब वो फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। मान लीजिए चल रही है, रुक जाए, रुकी हुई है, चल पड़े, तो हम बोलेंगे क्या हुआ, उस पे वर्क डन हुआ। A body is said to be acted upon by some force is assumed to be having some work when there is a change in its state. कि सब डिस्प्लेसमेंट हो गया, रुक गई, बोलो हाँ या ना। भाई चल रही थी रुक गई तो नेगेटिव वर्क हुआ होगा उस पे, रेस्ट पे थी चल पड़ी, पॉजिटिव वर्क हुआ होगा उस पे, बोलो हाँ या ना। तो वर्क क्या है, इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने डेफिनेशन बताई आपके बुकलेट में, देखो पहले पेज पे लिखी हुई है, क्या बुकलेट में लिखा हुआ है, क्या W इक्वल्स टू F S cos थीटा। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है सब बना लेंगे अपना, बोल दो छोड़ दूं क्या। चलो स्पेशल केस की बात कर लें, स्पेशल केस की बात कर लें, ये बस शेयर करना। वहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्या है, थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 0। थीटा का वैल्यू 0 का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, अगर ऐसा हुआ तो W का फॉर्मूला कितना आएगा, F इंटू एस इंटू कॉस। कॉस 0 कितना आया, तो W कितना आ गया, F इंटू, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या आई, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू 90 आई। W का फॉर्मूला आ गया F इंटू एस इंटू कॉस। कॉस 90 कितना होता है, 0। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन हो कैसे सकता है, बॉडी पे फोर्स लगाया, इमेजिन करो ये हमारे पास बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लगाया ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हो गया उधर, पॉसिबल है, हाँ है। लेकिन फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, पॉसिबल है, हाँ है। मान लो मैं एक वजन को उठा रहा हूं अपने सर पे, वजन उठा रहा हूं सर पे, तो मुझे वेट के अगेंस्ट में फोर्स ऊपर लगाना पड़े, बोलो हाँ या ना।
ऊपर लगाना पड़ेगा ना ऐसे, ऊपर बोल सही है क्या? तो जब मैं ऊपर लगाऊंगा ऐसे, ऊपर लगाऊंगा ऐसे, तो मेरा फोर्स कहां लगेगा? mg के अगेंस्ट में कितना mg तो लगेगा, तो फोर्स लगाया ऊपर और मैं चल पड़ा आगे, आगे चल पड़ा, तो फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? यहां। एंगल हो सकता है 90, cos 90 कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? यानी कुली जब सामान उठाता है तो फिर पैसे काहे के मांग रहा है? ऐसा बोल देना उसके सामने, क्या पैसा काहे का मांग रहा है? W इक्वल्स टू FS cos 90 0 ऐसा लगाएगा ना तो मैं, वो बहुत मजबूत लोग होते हैं ये, फालतू पंगा नहीं लेना। बिकॉज एनर्जी डिसिपेशन है, उस वेट को बैलेंस करना अपने ऊपर, वो एनर्जी उसकी कॉस्टिंग है बेसिकली। बिकॉज एनर्जी डिसिपेट होती है ना इन होल्डिंग सम वेट। तुम मान लो जो खड़ा कर दो 2 घंटे के लिए सामान लेके, ऐसे सोच रहे हो तुम क्या कर रहे हो? फोर्स तो लगा रहे हो, बोलो ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0। वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन तो कर ही नहीं रहे, लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी डिसिपेट तो हो रही है इन बैलेंसिंग द वेट, इसलिए कुली को पैसे देते हैं। इमेजिन करो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, मुझे बताओ सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो कहां कहां वर्क डन होगा? पहले बताओ, सीढ़ी पे चढ़ना कहां कहां वर्क डन होगा? जब सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं कहां कहां वर्क डन होगा? जब ऊपर लेके गया उसको, जैसे सीढ़ी पे चढ़ा, ये रहा मैं, यहां मास रखा है मेरा, ठीक है, तो सीढ़ी पे चढ़ा तो ऐसे जाऊंगा पहले, बोलो हाँ, फिर आगे लेके जाऊंगा, बोलो हाँ, फिर आगे लेके ऊपर लेके जाऊंगा, फिर आगे लेके जाऊंगा, सही है क्या? तो जब जब मैं उसे ऊपर लेके जा रहा हूं, हाइट पे लेके जा रहा हूं, तो F ऊपर, S ऊपर, cos 0 1 FS आ गया। अच्छा ये जब मैं हॉरिजॉन्टल चलना शुरू हुआ तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना आया? वर्क डन कितना आया? समझ में आ रहा है सर? तो जब इस स्टेयर केस पे चलते हैं तो ऊपर ले जाने में वर्क होता है, आगे चलने में कोई वर्क नहीं होता। वर्क इज ओनली डन व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 और एनीवेयर बिटवीन 0 to 90 डिग्री। 0 डिग्री केस हो गया, 90 डिग्री केस हो गया। अगला केस कौन सा है बताना? अगला केस कौन सा है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय। ठीक है सर, एक एग्जांपल है, लेकिन यहां पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, एक और पॉइंट। देखो यहां पे ना मैं वर्क की क्लासिफिकेशन समझनी चाहिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क का फॉर्मूला है F इंटू एस इंटू कॉस। पहले समझना था W इक्वल्स टू FS, पहले बचपन में यही तो पढ़ा था, W इक्वल्स टू, अभी क्या फॉर्मूला पढ़ाया? FS कॉस। तो हमने जो पढ़ा था क्या वो गलत था या कम था? ना वो स्पेशल केस था, ना वो गलत था ना वो कम था, वो क्या था? कोई बता सकता कौन सा स्पेशल केस? 0 डिग्री वाला, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो वाला। बात समझ में नहीं आई मेरी? पक्का? जो हम लोग पढ़ते थे W इक्वल्स टू FS, वो तब पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, और थीटा की वैल्यू 0 होते ही cos 0 कितना हो गया? 1, तो W कितना आ गया? F इंटू S। तो ये जो केस है हमारा, वो ये बताता है कि हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। वर्क डन क्या हमारा? पॉजिटिव है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना आया निकल के? यानी वर्क डन 0 भी हो सकता है। फिर एक और केस बोलता हूं, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू, थीटा के वैल्यू 180 का मतलब सर cos 180, और cos 180 पीछे किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर -1 होता है। जब cos 180 -1 होता है तो वर्क डन कितना आ जाएगा? W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू cos 180 माइनस ऑफ, हाँ ना तो बोल दे यार। सर ये पॉसिबल थोड़ी ना है, लेकिन विहान कैसे पॉसिबल है सर? मतलब आप कह रहे हो कि फोर्स इधर लगाया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं समझा? अबे हाँ ना बोल यार, कैसे पॉसिबल है बताइए? वैसे ऐसे ही, ऐसे फूंक मारा, सुना? पॉसिबल है ये? स्पेस में है तो, और यस फ्रिक्शन, और मान लो एक बॉडी को ऊपर उछाला, एक बॉडी को ऐसे ऊपर उछाला, जब बॉडी को ऊपर उछाला उस पर ग्रेविटी कहां लग रही है? ग्रेविटी बोले तो क्या तू बताएगी बेटा? ग्रेविटी बोले तो तू बताएगा बेटा? mg। अबे मतलब बताओ उसका, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी मास, ग्रेविटी लग रही है उस पर। तो मान लीजिए कोई भी बॉडी है उस पर ग्रेविटी लग रही है, वो नीचे लगेगा क्या? mg
डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ लेट्स सपोज एस, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका एस। मान लीजिए इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है। सर ऊपर तो ये तभी जाएगा ना जब आपने इस पे अप्लाइड फोर्स लगाया होगा mg के बराबर का। अगर मैं इस बॉडी को ऊपर ले जाना चाहता हूं, इस सरफेस के ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो मुझे P यानी कि मेरा अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर। What is the work done by applied force? Work done by applied force. Work done by applied force will be P into S into cos 0. Cos 0 कितना होता है? 1. कितना आ गया? mg s। पॉजिटिव आगे कि नहीं आ गया? हाँ सर। लेकिन ग्रेविटी की बात करें भूमि, तो ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? वर्क डन बाय ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते थे। वो होता क्या? mg इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 180 कितना आ गया? माइनस mg। एक ही बॉडी पे दो वर्क हो रहे हैं। हाँ सर सही बात है, अप्लाइड वर्क का पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल का वर्क नेगेटिव। क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। इसी बॉडी पे दिखा दिया कि अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटी का वर्क डन क्या कहलाएगा? तो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, हाँ। नेगेटिव हो सकता है, हाँ। जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो देयर आर बी 3 टाइप्स ऑफ वर्क। पेज पलटो, देखो लिखा है क्या। फोर्स नीचे लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? एक ऊपर वेक्टर एक नीचे वेक्टर, एंगल कितना हुआ? 180। जरा ध्यान लगाओ, अगले पेज पे लिखा है क्या? वर्क डन की क्लासिफिकेशन, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। अबे छोड़ दूंगे यार, अबे हाँ ना बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी when a p force, applied force is applied on a body that displaces a body by s? बोलो what is the work done? Work done will be p into s into cos 0। cos 0 1 हो गया, ये आ गया, सही है क्या? अच्छा इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ लगता है सर, लगता है। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? बोलो, ये तो अप्लाइड फोर्स हो गया, बोलो ना क्या होगा? f इंटू एस इंटू कॉस कितना आएगा? माइनस ऑफ नेगेटिव वर्क रिटार्डेशन लाता है, सही तो है। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे था तो उसका वर्क डन कौन था? नेगेटिव था। नेगेटिव वर्क डन खत्म करता है मोशन को, पॉजिटिव वर्क डन मोशन को सपोर्ट करता, आगे लेके जाता है बॉडी को। समझ में नहीं आ रहा सर क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ा चुका हूं, ये सारी बातें हो चुकी है पहले थोड़ी थोड़ी सी। वर्क डन क्या है? एफ इंटू एस इंटू कॉस, आज के बाद डब्ल्यू का फॉर्मूला एफ इंटू एस थीटा, एफ इंटू एस नहीं रहा, एफ इंटू एस इंटू कॉस। एंगल देखो बीच का, एंगल देखो बीच का। अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे एग्जांपल, वहां पे लिखा हुआ है ना नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन में पहला क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। दूसरा क्या लिखा हुआ है? तीसरा क्या लिखा हुआ है? पढ़ लोगे क्या? अभी इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान लगाना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के अंदर होता है बेटा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, और बोलो हाँ या ना। एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स आई कैप, वाई कंपोनेंट एफ आई जे कैप, एफ जेड। सही है सर। अच्छा हमारा बॉडी का हुआ डिस्प्लेसमेंट, मैं वो स्टेटमेंट यूज करूं जो तुम्हारी क्लास में इसमें यूज हुई है। हाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हुआ एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, वाई हो गया वाई, और जेड हो गया जेड। सही है क्या? अगर मुझे निकालना है वर्क डन क्या होगा? एफ डॉट, हाँ जी बोलो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डॉट विद व्हाट? डॉट विद एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड। कोई दिक्कत? डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आई को केवल आई से, जे को केवल जे से, के को केवल के से करते हैं, यानी कि एफ एक्स इंटू एक्स, यानी कि आगे एक्स एफ एक्स, बोलो हाँ या ना। एफ आई इंटू वाई, यानी कि वाई एफ आई प्लस जेड, ये मेरा है सर वर्क डन का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? सिंपल है सर। पेज नंबर 3 पे आ जाओ। पेज नंबर 3 पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पढ़ा चुका हूं क्या? कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो लास्ट क्लास में पढ़ाया है यार, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया है बच्चों, वर्क डन नहीं पढ़ाया। वर्क डन अगेंस्ट, देखो जरा दोनों तीनों केस वही बने हुए, चेक करो जरा फटाफट। पेज नंबर 3 और 4 चेक करो।
कराया था या नहीं कराया था? लास्ट क्लास में वर्क डन की जब हम बातें कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पढ़ा दिया था। तो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। एक बार देख लो बच्चों, पढ़ाया है ना? तो पेज नंबर 4 पे आ गए ऑटोमेटिकली। पेज नंबर 4 पे एक एग्जाम्पल लिखा 12.1 सॉल्व करूँ एक बार, एग्जाम्पल सॉल्व करें, शुरू करें। पढ़ो क्या लिखा। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ lawn roller when the force acts making an angle 60 degree with a horizontal moving the roller through the horizontal distance of। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि एक लॉन रोलर है, उस पर एक फोर्स लगाया 60 डिग्री के एंगल पे, 10 मीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो क्या F दे रखा है? हाँ 10 न्यूटन दे रखा है। एस दे रखा है, हाँ सब 10 मीटर दे रखा है। थीटा दे रखा है, हाँ सब 60 डिग्री दे रखा है। तो 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60 कितना आ गया? 50। बोलो तो सही। सिंपल है तो छोड़ दो, 12.1 टिक्का मार दो, सब हो गया सर। अबे हाँ ना बोल यार। दूसरा क्वेश्चन पढ़ ले, ये क्वेश्चन बढ़िया है सर, ये बढ़िया सवाल है। सवाल क्या लिखा है पढ़ो। अ मैन साइकिल्स अप अ हिल whose slope is 1 in 20, अंडरलाइन कर लो, whose slope is 1 in 20। ये ट्रिग्नोमेट्री में लिखने वाली एक भाषा है, ये ट्रिग्नोमेट्री में लिखने वाली एक भाषा है। स्लोप इज 1 in 20। जैसे कि मान लीजिए इंक्लिनेशन है, मान लीजिए इंक्लिनेशन है, ये एंगल कितना है इसका? थीटा है। तो स्लोप इज 1 in 20 का मतलब है साइन थीटा ऑफ दिस एंगल, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू है 1/20। कितनी है साइन थीटा की वैल्यू? 1/20। तो स्लोप, बच्चा कहता नहीं सर स्लोप का मतलब तो टेन थीटा होता है। नहीं सर, स्लोप इन 1 in 20 का मतलब उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का साइन एंगल दे रखा है। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको दिखाई दे स्लोप इज 1 in 20, यानी इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा ऑफ दैट इंक्लिनेशन एंगल। हाँ 1 in 10 तो 1/10 हो जाता। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कभी दे रखा हो स्लोप इन 1 in 20 तो उसका मतलब सिर्फ साइन ही है। 1 in स्लोप का मतलब बोला तो साइन बोला। 1 in 20 भी हो सकता है, 1 in 10 भी हो सकता है, 1 in 30 भी हो सकता है। साइन लगेगा बेटा, साइन थीटा इज 1 in 20, साइन थीटा इज 1/20। यानी कि जब भी इंक्लिनेशन इस तरीके से रखा हो 1 in 20, 1 in 30, तो उसका मतलब साइन थीटा होता है उस इंक्लिनेशन का। पढ़ो आगे। अ मास, इफ द मास ऑफ मैन एंड अ बाइसिकल इज 150 किलोग्राम। तो साइकिल चला के जा रहा था ऊपर, तो उसका जो आदमी का मास और साइकिल का मास 150 किलो का है। देन मास कवर्स, द मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अलोंग द इंक्लाइन, कैलकुलेट द वर्क डन। अब ध्यान सुनिएगा, ये रहा आदमी और साइकिल, ठीक है, ये रहा, सही है। इस पे वेट कहाँ कहाँ लग रहा है बताना? नीचे लगेगा mg, एक ही लगेगा वेट। तो इसे कॉम्पोनेंट बनेंगे, बोलो हाँ। यहाँ पे क्या बनेगा? mg cos थीटा। यहाँ क्या बनेगा? mg। भाई लोग एक बात बताना, ऊपर नॉर्मलाइजेशन n लगेगा क्या? n की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए? नहीं हुआ तो क्या होगी? टॉपलिंग। याद करो यार, ऐसे गिर जाना। तो टॉपलिंग ना हो उसके लिए क्या जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर दें? बैलेंस, ठीक है। नीचे जा रहा है ये, नीचे जा रहा है ये, किस वजह से नीचे जा रहा है? mg साइन थीटा की वजह से। मुझे कहां लेके जाना है? यानी मुझे एटलीस्ट ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg साइन थीटा के। अच्छा यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर है क्या? चेक करो, यहां से लेके यहां तक इंक्लिनेशन का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 मीटर है, सही है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताना, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स भी आपको इधर ही लगानी पड़ रही है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 0। नहीं समझ में आया? अरे P इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? तो m इंटू जी इंटू कॉस, कॉस 0 कितना हो गया? सॉरी मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, W इक्वल्स टू F इंटू S इंटू कॉस 0। कॉस 0 कितना हो गया? M F W इक्वल्स टू FS हो गया। F की वैल्यू कितनी है? फोर्स, अप्लाइड फोर्स है हमारा, P है वो तो। लेकिन P किसके बराबर है बच्चों? mg साइन थीटा इंटू एस। मास दे रखा है क्या? जी मालूम है 9.8 लेना है, 10 लेना है, 9.8 लिया हुआ है यहाँ पे। साइन थीटा को 1/20 चला, आ गया आंसर। बोलो ना यार,
मास की वैल्यू कितने रखी है यहाँ पे 150, जी की वैल्यू 9.8, साइन 1 साइन थीटा 1/20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100। हो गया सॉल्व किया हुआ है, 7350 आया हुआ है। अबे हाँ ना बोलो यार। अच्छा अभी मैंने ना 2-3 पेज स्किप कर दिए, फटाफट पढ़ रखे हैं ना, पढ़ रखे हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है इस टाइम पे पढ़ना, वो ये कि जो भी कुछ मैं अभी तक पढ़ाता आ रहा हूं आपको, W=Fs cos थीटा, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये सारी जो बातें चल रही हैं, W=Fs cos थीटा प्राइमरली जो हमारा जो फॉर्मूला है उसकी जो बात कर रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। व्हेन फोर्स इज, यानी कि सर फोर्स वेरिएबल भी होता है क्या? क्या फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती है? क्या फोर्स चेंज हो सकता है? क्या फोर्स वेरिएबल हो सकता है? हाँ ठीक बात है। अप्लाइड फोर्स चेंज कर दो, एक्सेलरेशन ही नहीं है, बोलो आप बताओ। अप्लाई के बाद आप फोर्स ही चेंज कर दें तो अलग अलग केस हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं मान लीजिए एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ x=0 से x=10 तक, ठीक है, x=0 से x=10 तक। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोलो? 10 मीटर। कितना? मान लीजिए हमने इस पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। कितना? कोई मुझे बता सकता है सर व्हाट इज द टोटल वर्क डन? 50। कैसे निकाला सर? डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहां पे? 10 मीटर। फोर्स कितना है यहां पे? डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, दोनों का प्रोडक्ट कितना आया? F इंटू एस इंटू कॉस 0, यानी क्या? F इंटू एस, यानी कि 5 इंटू 50 ही तो आया है यार, सही तो है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सर ये फोर्स जो है वो 5 नहीं है सर, वो 5x है, 5x x है उसके अंदर, तो पता है इसका मतलब क्या है? कि जब बॉडी 0 पे थी उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, जैसी बॉडी 1 पे आई x की वैल्यू 1 हो गई, फोर्स हो गया 5। जैसी x की वैल्यू 2 आई, फोर्स हो गया 10। x की वैल्यू 3 आई, फोर्स हो गया 15। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी। द फोर्स अप्लाइंग ऑन अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट विद पोजीशन। भाई आप क्लास से बाहर ही चले जाओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या नाम है आपका? अमित। बेटा बाहर आओ, अब आ जाओ, या तो यहाँ आ जाओ या फिर बाहर चले जाओ क्लास के। आ गया ना? ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ उसे मत देखो, ध्यान दो। मैं क्या कह रहा हूँ कि व्हेन फोर्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, द फोर्स पोजीशन के साथ साथ चेंज हो, गुड अंदर हो जा, द फोर्स पोजीशन के साथ साथ चेंज हो तो वेरिएबल है ना फोर्स। और अगर वेरिएबल है तो यहां पे W का फॉर्मूला F इंटू एस, यानी 5x इंटू 10 कतई भी नहीं हो सकता। जब भी फोर्स की वैल्यू वेरिएबल हो W=Fs cos थीटा एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर क्या होता है? फिर कैलकुलस लगता है। क्या लगता है? तो एक छोटा सा नोट लिखो यहीं पे नीचे जहां न्यूमेरिकल खत्म हुआ है, यहां पे जब न्यूमेरिकल खत्म हुआ है यहां पे लिखो व्हेन फोर्स इज not constant, when force is not constant, then W=Fs cos 0 is not applicable. Then W=Fs cos theta is not applicable. W=Fs cos theta is not applicable. बेटा ये फॉर्मूला ही नहीं वैलिड रहता। एफ भाई मान लीजिए एंगल दोनों के बीच में, जैसे यहां पे क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितनी 10 मीटर, इस पे लगाया एंगल, मान लीजिए 30 डिग्री पे एंगल लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, फोर्स के लिए 5x। क्या अब Fx cos 30 वैलिड है? नहीं। जब भी फोर्स वेरिएबल होता है ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता, Fs cos थीटा वैलिड नहीं रहता। ये क्या लिखवाया? तो टोक देती है, पता नहीं कैसी लड़की है, मैं रट्टा मार के तो मैं भूल जाता हूं क्या लिखवाया मैंने। लिखवा दिया? हाँ ठीक है। इज नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल, देयरफॉर इन सच सिचुएशन यूज इंटीग्रेशन, या कैलकुलस भी बोल सकते थे हम सीधा,
यूज इंटीग्रेशन, यूज इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, यूज इंटीग्रेशन। सही है, इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करें। सिचुएशन तो ये बन गई ना कि फोर्स वेरिएबल है तो क्या करें। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखो। मान लीजिए यहां पे x है और यहां पे f है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये कौन सी सिचुएशन है? जब फोर्स की वैल्यू क्या है और जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा एप्लीकेबल है। अच्छा मान लो ऐसा ना हो, ऐसा हो, देख रहे हो क्या सांप बनाया भाई साहब। पहले फोर्स इतना था, फिर आगे बढ़ा फिर इतना हो गया, फिर आगे बढ़ा फिर इतना हो गया, फिर आगे बढ़ा फिर इतना हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन। बोलो हाँ, ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? वेरिएबल फोर्स। यहां पे एफ कॉस थीटा एप्लीकेबल। क्या करूं सर? एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो। क्या ले लो? छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, छोटा सा पोर्शन ले लिया, पत्ती से ले ली। ये पत्ती नहीं, ये पत्ती किसके ऊपर बेस बनाई हुई है? एक्स पे। तो इसका जो बेस हो गया वो डीएक्स हो गया। बोलो हाँ या ना? क्या हो गया यहां से यहां? इसके एक पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने एफ नाम दे दिया। क्या दे दिया? तो यहां से लेके यहां डिस्टेंस कितना हो गया इसका? तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया? एफ डी एक्स। कितना हो गया? एरिया ऑफ पत्ती, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो गया? बोलो एफ इंटू, कोई दिक्कत परेशानी? सही है क्या? अगर मैं इस पूरे सरफेस को, जैसे कि मान लीजिए इमेजिन करो यहां से है, इमेजिन करो यहां से शुरू हुआ, ये काम यहां से शुरू हुआ, यहां से ये पहली पोजीशन x1 है और यहां से ये पोजीशन क्या है? x2 है। मान लो मैं इस पूरे का एरिया निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा बताओ? इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से कहां? x1 से लेके। तो टोटल एरिया कैसे निकला बेटा? बोल, टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। सही है क्या? कहां से कहां बोलो? अब जरा डायमेंशनली पकड़ना, डायमेंशनली। एफ क्या है? फोर्स है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? यानी आप इंटीग्रेट करना, मतलब अगर वेरिएबल तो आप इंटीग्रेशन कर देना और वर्क डन निकाल देना। दैट इज इक्वल टू क्या? वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस। यानी अगर आपको कभी भी वेरिएबल फोर्स मिले, क्या करना? आप इंटीग्रेशन कर देना। तो W इज इक्वल टू क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, x1 से x2। कुछ समझ में आया? फोर्स की यूनिट बता कितनी होती है? न्यूटन। x dx पोजीशन मीटर। न्यूटन मीटर कौन बना? जूल। वर्क सही तो है। फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या? वर्क डन। सही है तो है। यानी आप फॉर्मूला मत लगाओ, क्या लगाओ? इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। बिकॉज इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं वेरिएबिलिटी को चूज करता है। बोलो ना, ऐड करना आगे बढ़ना, ऐड करना आगे बढ़ना। नहीं समझ में आ रहा? कुछ पल्ले पड़ रहा है? छोटा सा नोट लिखेंगे, बताता हूं कहां पे। आपके बुकलेट का पेज नंबर जो 1 है, इसका वर्क पर एनर्जी जहां से शुरू हो रहा है, उसमें सबसे आगे पहला जो पेज है वो खाली है। वहां पे लिख लो व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, तो जब फोर्स वेरिएबल होगा तो एरिया निकालूंगा ये, टोटल एरिया ये, तो वर्क निकल गया ये। क्या कर दूं? कुल मिला के बात यही है कि यही है। ठीक है, ये लिमिट है ना कि यहां से पोजीशन शुरू हुई डिस्प्लेस होना बॉडी और यहां तक डिस्प्लेस हो गई। ग्राफ कहां से शुरू हुआ? यहां से शुरू हुआ, ए से मान लो, कहां खत्म हुआ? बी पे। यानी उस पे पोजीशन कहां से शुरू हुई? x1 से। कहां खत्म हुई? x2 पे। नहीं समझ में आया? है? हाँ, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप का फॉर्मूला से इंटीग्रेट करके तो वर्क डन आ जाएगा। बुकलेट नहीं ला पाए आज?
भूल गए होंगे। हाँ हाँ, इतनी टेंशनें भी तो बहुत हैं, कितनी ज़्यादा टेंशनें हैं। ये तुम लोगों की छुट्टी कब से है? नवरात्रि शुरू हो गए ना आज से। कौन सी छुट्टी? छुट्टी नहीं देते ये लोग? तो कंजक में नहीं जाओगे तुम लोग? पैसे नहीं मिलेंगे इस बार? बड़े हो गए हैं। हाँ नहीं नहीं, अरे मैडम क्या नहीं, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू इंस्टेंट, बिकॉज ये फोर्स की लूप तो हो ही नहीं सकती कभी भी फिक्स, ये तो बार बार चेंज होती रहती है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर आर्बिट्री वैल्यू। हाँ, सिंपल सा एक नियम बनाना है, बड़ा सिंपल सा एक नियम बनाना है कि जब भी वेरिएबल फोर्स हो आप सिर्फ इंटीग्रेशन लगा देना और कुछ नहीं करना आपको। जब भी वेरिएबल फोर्स और इंटीग्रेशन कर देना, एफ एस कॉस थीटा मत लगाना, मतलब फॉर्मूला क्वेश्चन देखते बदल जाएगा कि कौन सा लगाना है, वेरिएबल वाला लगाना है, कौन सा लगाना है। हटा दूं? चलो पेज नंबर 5 पे आओ सारे एक बार, पेज नंबर 5 पे आओ, जाओ सारे एक बार। 5 पे एक 12.9 है, सॉल्व है, बट मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ, सिर्फ मेरे साथ सवाल पढ़ना। फोर्स विच pushes the object in x direction is given by fx equals to 3x plus 2। कांस्टेंट फोर्स है वेरिएबल? बिकॉज x तो कभी भी कांस्टेंट होता ही नहीं है। फोर्स पुशेज एन ऑब्जेक्ट, fx दे रखा है 3x plus 2, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स एट दिस पुशेज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x equals to 0 से x equals to 4 मीटर। यानी मेरे लिए ये x1 हो गया, मेरा ये है कि नहीं? अब साफ दिखाई दे रहा है साहब ये वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैसा होगा? इंटीग्रेशन से निकलेगा। क्या निकलेगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन व्हाट, F इंटू डी एक्स, या D हमने x क्या लिया था हम लोग? dx लिया था ना, F इंटू डी एक्स। अच्छा यहाँ पे x लिखना है कि नहीं? जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ क्यों लिखा हुआ है? बस वो बताना चाहते हैं कि F डिपेंड्स ऑन x। सिंपल F भी लिख लो, एक ही तो बात है। चलो क्या आया बोलो? x1 से लेके यहाँ पे क्या x2, W इज इक्वल टू कितना आया? इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, x1 से x2, x1 की वैल्यू 0, ये वैल्यू 4। चलो अलग अलग कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स, 0 से 4 यहाँ, 0 से 4 यहाँ, सही है क्या? हाँ भाई आपका नाम क्या है बेटे? यश। कहाँ बैठे हो? हाँ नॉर्मल बैठो, आराम से, फैल के मत बैठो, ऐसा लग रहा है जैसे, हाँ आराम करने थोड़ी ना आए हैं। बेबी बताओ यश, 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? बाहर आ जाएगा, वेरी गुड बेटा। अब बता, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, 2 बाहर आ जाएगा क्या? बोलो हाँ। 0 यहाँ, 4 यहाँ, 0 यहाँ, 4 यहाँ, सही है क्या? यश बता बेटा, अगला स्टेप बता। यश बोलो बेबी, नहीं है याद? भाई लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्लीज पढ़ लो, आगे ग्रेविटेशन आने वाला है और सबसे भयानक रोटेशन आने वाला है। अगर आपको बेसिक नहीं आता होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, इतना जल्दी उड़ेगा, पहले दिन तो में लगेगा, मतलब इसलिए कह रहा हूं 3 लेक्चर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोले थे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है,
ये बेसिक्स हैं जो आने चाहिए। तो आपका होमवर्क है, आप मुझे करके लेके आओगे, ठीक है, अगली क्लास में। हाँ, ये पहले सॉल्व तो कर ले। काल की तू देख तो लिया कर, चिल्ला पड़ती है, अगला आदमी डर जाए बेचारा, देखना। एक्स डी एक्स बोलो तो यार, एक्स की पावर 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, यहाँ पे कितना आया 2x आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा ना बेटा, 3/2 आ गया, ये आगे क्या 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आ गया 4 माइनस 3/2, ये कितना आ गया 16 आ गया, प्लस ये कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया, 8 दिए 24 प्लस 8 कितना हो गया, क्या आंसर लिखा हुआ है, बहुत इजीली सॉल्व किया हुआ है हमने भी, कर दी इजी है, बोलो तो सही यार, सही तो है। whenever force is variable, whenever force is variable always use कैलकुलस इस्तेमाल करनी, और कुछ है ही नहीं। सर छोड़ दो, ऊपर आ जाओ, इससे ऊपर क्वेश्चन मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। अरे तेरी तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x की पावर 2/2, इंटीग्रेशन का लेक्चर पढ़ा है तो वही तो है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइयो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2, x की पावर 1 लिखा हुआ है तो कितना आएगा बताइयो, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में यानी x की पावर 2 अपॉन में। कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे बात यह है कि इंटीग्रेशन बढ़ना पड़ेगा। अबे हाँ ना बोलो यार, चलूं आगे, अगला क्वेश्चन मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ऊपर चले जाओ। मिल गया क्या, कौन सा क्वेश्चन है बताना, 12.3 शुरू करूं, छोड़ दूं उसको, हटा दूं। हाँ बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन अंडर कांस्टेंट फोर्स रिलेटेड बाय टी इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3। टी की लिमिट रखी कितनी बेटा, रूट एक्स प्लस 3। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, फाइंड अ वर्क डन। दो चीजें निकालनी है, सुनो, टी का फॉर्मूला है रूट एक्स प्लस 3, सही है क्या, टी का फॉर्मूला है रूट एक्स प्लस 3, सही है। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, टी माइनस 3, एक्स कितना आ गया, समझ में आया क्या हुआ, बिकॉज ये पे एक्स का रूट था, एक्स का रूट बोले तो 1/2, उधर गया तो क्या बन गया स्क्वायर, एक्स कितना आ गया टी माइनस 3 का, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अच्छा क्या मेरे पास x आ गया, क्या हुआ, अगर मेरे पास x आ गया तो क्या अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं उससे, तो बताइए कैसे निकाल सकते हैं, वेरी गुड। अबे x आ गया, उसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। मेरा मोशन प्लेन का लेक्चर ना लाइव हो चुका होगा, नहीं तो हो रहा होगा, उसमें मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.1 पढ़ाया है, 4.6 पढ़ाया है, उसके बाद 4.10 पढ़ाया है, और उसके बाद पूरे 32 क्वेश्चन मैंने पूरे सॉल्व करे एक साथ, एक लाइन में 32 एक साथ। शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन हो सकता है रह गए हों, क्योंकि मुझे लगा कि वो छोड़े जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, करेक्ट, उसे देख लो, उसे देख लेना। मोशनल प्लेन को, लॉज ऑफ मोशन का भी एक लेक्चर ऐसा बना दिया है जिसमें सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिए हैं, उसे भी देखो। एनसीईआरटी बिल्कुल भी मत छोड़ो, एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल वाली बता नहीं रही है, करा वो ही रही है, एग्जाम आ रहा है एनसीईआरटी में से आ रहा है, और भी किताबें ले रही है, इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एनसीईआरटी मस्ट है भाई। लो एक्स आ गया, एक्स है, एक्स को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, तो बोलो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या, dx अपॉन में, हाँ जी, d बाई डी टी ऑफ। थोड़ा सा मुझे मैथ हेल्प करना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ क्या नाम गुड़े तेरा, हाँ ये बेसिकली एक पूरा यूनिट हो गया, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 t माइनस 3 2 माइनस 1 बोलो हाँ या ना। अबे x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 बोलो तो सही यार। उसके बाद लगाना पड़ेगा चेन रूल, कौन सा रूल, तो सर इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या t माइनस 3, वैसे कुछ मिलेगा है नहीं लेकिन फिर भी कर रहा हूं, बताना, डिफरेंशिएशन ऑफ dt बाई dt 1 हो गया,
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 0 हो गया, तो 1 ही बचेगा, छोड़ दूं क्या, कितना आ गया 2 t माइनस 3 की पावर 1। बोलो सही है क्या, ये मेरा वेलोसिटी आ गया, ये मेरा वेलोसिटी आ गया। सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इफ वेलोसिटी इज 0। तो व्हेन वेलोसिटी इज 0, व्हेन वेलोसिटी इज 0, अबे सवाल है ये, वेलोसिटी कब 0 है, हमने 0 डाल दी वैल्यू यहां पे, तो 0 कितना आया, 0 बराबर 2t माइनस 3, यानी t माइनस 3 बराबर 0, यानी t इक्वल्स टू व्हाट, यानी जब 3 सेकंड हो रहे होंगे ना मोशन स्टार्ट हुए हुए, तो वेलोसिटी 0 होगी। और इस टाइम पे वो पोजीशन मांग रहा है, इस टाइम पे वो पोजीशन मांग रहा है, देयरफॉर पोजीशन एट दिस टाइम, पोजीशन एट दिस टाइम, पोजीशन का फॉर्मूला बताओ, x इक्वल्स टू कितना, t माइनस 3 का, तो एट t इक्वल्स टू 3, बोलो क्या बना 3 माइनस 3, यानी कितना हो गया, यानी कि एट दिस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज 0। नोट करो फटाफट यहां तक। आ रहे हैं दीदी, सब आ रहे हैं धीरे धीरे, अगले वीक एक छुट्टी और, तुम देखना सब बराबर करूंगा। नेक्स्ट सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे को टेस्ट है आप लोगों का, लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट है फ्राइडे सैटरडे को। हाँ हाँ कर लेना यार, नेक्स्ट मतलब जो कमिंग है, पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है, ये बोल रहा हूँ। आप लोग स्कूल में लॉज मोशन सब में आ गया ना, नहीं आया तो तैयार कर लेना तुम, मेरे तो अच्छा है, और जिनके एग्जाम में आया हुआ उन्होंने तैयार कर रखा है, तो टेस्ट ही तो देना है बस। है क्या ये, क्या हो जाएगा, निकालो निकालो, आगे चलें, पूरे लॉज ऑफ मोशन का इसका एक पार्ट है, वो वर्क डन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। पीछे पेज पलटो, अगला पेज। अच्छा एक सॉल्ड भी है, वो भी छोड़ रहा हूँ अभी, चलेगा तुम लोगों को। सॉल्ड कौन सा 12 पॉइंट क्या लिखा, 10 लिखा है ना, कर लोगे। अगले पे आ जाओ, क्या लिखा है, ग्राफ बना हुआ है, पेज नंबर 6 पे ग्राफ बना हुआ है। देखो आपके डीपीपी में आज भी दो ग्राफ के क्वेश्चन दिए हैं मैंने। ग्राफ में ऑलरेडी करा चुका हूँ, देखो ये तो है ग्राफ, ये तो ग्राफ है। बोलो अगर आपके पास कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, अगर कभी भी आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, तो उसका एरिया निकालने से क्या निकलेगा। अब आप पेज नंबर 6 पे खड़े हुए हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा तुम लोगों को, बोलो तो सही। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, जैसी एरिया निकालूंगा क्या निकलेगा, वर्क डन। बोलो हाँ। अच्छा ग्राफ ना एक्स एक्सिस के नीचे तक बना हुआ है, नीचे भी गया हुआ है बेटा, जहां नीचे गया हुआ है वहां पे फोर्स नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। अच्छा फोर्स नेगेटिव का मतलब है वर्क डन भी नेगेटिव रहेगा, यानी नीचे वाले एरिया का वर्क डन नेगेटिव निकाल कर रखना। बोलो हाँ। ऊपर वाले का एरिया वर्क डन पॉजिटिव निकालना। तो अगर मैं आपसे बोलूं, इमेजिन करो, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द वर्क डन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप टू 20 मीटर ओनली, 20 तक की बात करते हैं, 20 तक, तो ऊपर ऊपर वाला एरिया निकाल लूंगा। एक रेक्टेंगल, एक ट्रेपीजियम, एक ट्राइंगल। बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा सर क्या बोल रहे हो। अब जरा नीचे देखो, नीचे क्या है, सिर्फ एक ट्राइंगल है। अगर मैं बोलूंगा बताओ 0 से लेके 30 मीटर तक का वर्क डन निकालो, तो ऊपर वाले सारे वर्क डन पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, सबको ऐड करेगा माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ। तो
अगर कभी भी आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा हो तो क्या करना होगा, तो उसको वर्डन को नेगेटिव कर देना। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अब डीपीपी में देखो बना रखा है क्या, डीपीपी है क्या आज की? देखो ये भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, ये भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, और ये तो खैर कंजर्वेटिव के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ऑल द वेज अब सारे क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ये वाले दे ऑल आर बेस्ड ऑन वर्क डन। सही है, ये सारे वर्क डन पे बेस्ड हैं। कर पाओगे? वर्क खत्म हो गया, मतलब थियोरेटिकल पोर्शन वर्क का खत्म हो गया। अभी क्या बचेगा अगली क्लास में? पावर तो वैसे चलो उड़ा दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, चलो बाय।